Hello students, this is Imran Khan. Welcome again on the online platform of Ideal Institute of Commerce. Students, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्लासेस रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे और अगर क्लासेस के बीच में कुछ भी अगर आपको डिफिकल्टीज आती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप ज़रूर डिस्कस करें, ज़रूर शेयर करें ताकि हम लोग उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाएं। ठीक है, पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने कंप्लीट किया था और चैप्टर नंबर 5 जो था वो था स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का, कि हमारा जो ट्रेड था वो बेसिकली किस तरीके का था, ट्रेड की जो स्ट्रेटेजी थी वो किस तरीके की थी। लेकिन अभी तक हम जो बात करते आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में, आपको याद हो दैट आई टोल्ड यू द economic policy can be classified into two phases. The first phase was 1947 to 1991 and the second phase was from 1991 to till now. तो दो phases की हम लोगों ने बात की थी। पहले फेज में हमने कहा था 1947 से लेके और 1990 तक का फेज है और अगला फेज हमने कहा था 1991 से लेके और अभी तक का जो फेज है, ये दो फेज हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी या इंडिया की जो पॉलिसीज थी उन पॉलिसीज से रिलेटेड। तो आपको याद हो अभी तक जो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक हम लोगों ने जो फोकस किया, हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी देखी, वो पहले फेज के बारे में बात किया कि 1947 से लेके 1990 तक की जो स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी, किस तरीके से इकोनॉमी को डील किया गया, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हमारी बनाई गई इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। और आपको याद हो हमने कहा था कि 1991 में जाके हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। ठीक है, तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो उस एरा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको 1991 कहते हैं, यानी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। हमारे सिस्टम में, हमारे इकोनॉमी में वो कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं, वो कौन कौन से ऐसे सुधार हैं जो 1991 के बाद किए गए, जिसको आप बेसिकली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं और कई जगहों पे आप इसको एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन वेरी डिटेल अबाउट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था 1991 का, वो क्या था और क्या क्या चेंजेस बेसिकली किए गए थे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझना चाहते हैं। जुलाई 1991 वो टाइम था जब इकोनॉमी को रिफॉर्म्स किया गया, इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज की गई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली आपके देश में लाया गया। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसमें 3 ब्रॉड एरिया थे। एक था लिबरलाइजेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जिसको आप एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। ये एलपीजी आपका वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला नहीं है, ये एलपीजी, एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन और पी स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो रिफॉर्म्स हमारे देश में किया गया ऑफिशियली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनऑफिशियली, वो जुलाई 1991 में ये स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए और ये स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हमारे देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन का मतलब ये होता है कि इंडिया में बहुत सारे इंडिया जो है वो बहुत सारे ऐसे पेमेंट है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को करती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बहुत सारे ऐसे पेमेंट है जो इंडिया को करता है। तो हमारी जो पेमेंट थी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, आपने देखा जो ट्रेड हम देख रहे थे पिछले चैप्टर में, उसमें हमने देखा कि आज़ादी के बाद से आपका जो इंपोर्ट है, जो आप विदेशों से सामान खरीद रहे हैं वो ज़्यादा है और जो बेच रहे हैं वो कम है। तो इसका मतलब ट्रेड आपका घाटे में था। ट्रेड घाटे में है तो आपका जो पेमेंट होगा वो ज़्यादा होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो रिसीप्ट होगा वो आपका बेसिकली कम होगा। तो देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की आइडेंटिटी है, जो पेमेंट है उसको बेसिकली इंप्रूव करना इसका मकसद था, जिसकी वजह से ये चेंजेस किए गए थे। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या मतलब होता है?
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कह रहा है कि द टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ब्रॉडली इंडिकेट्स necessary structural adjustment to external events. It includes the function of countries spending to the level parallel to its income, thereby reducing fiscal deficit. कह रहा है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब होता है ब्रॉड लेवल पे, इसका मतलब होता है कुछ नेसेसरी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, स्ट्रक्चरल चेंज भी कहते हैं, जरूरी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो देश की जो खर्चा है और लोगों की जो इनकम है उसको पैरेलल में लेके चल सके। यानी जितना पैसा इनकम के तौर पर आ रहा, खर्चा उसके हिसाब से बेसिकली किया जाए, और स्पेशली गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सरकार की जो स्पेंडिंग्स हैं और सरकार की जो इनकम्स हैं, सरकार की जो रेवेन्यूज हैं, उनको हम बेसिकली इक्वलाइज कर सकें। और देश का जो फिस्कल डेफिसिट है, जो फिस्कल डेफिसिट जो होता है, ये एक तरीके से आपकी बोरोइंग्स होती है। किसकी बोरोइंग्स? सरकार की बोरोइंग्स होती है। सरकार जो पैसा उधार लेती है उसी को आप बेसिकली फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो सरकार के जो उधार हैं, सरकार जो पैसे उधार ले रही है, उस उधार को कम किया जा सके, ये बेसिकली इसका मतलब होता है। दिस रिक्वायर्स ग्रेजुअल रिडक्शन इन इंपोर्ट एंड इंक्रीज इन इंपोर्ट। अब कह रहा है कि इसके लिए अगर आप अपने डेफिसिट, अपने उधार को कम करना चाहते हैं तो ग्रेजुअली आपको क्या करना होगा कि जो विदेशों से सामान आप खरीद रहे थे उसको आप कम करें और विदेशों में सामान आप ज़्यादा बेचें। जितना ज़्यादा आप सामान बेचेंगे उतना पैसा इनकम के तौर पर, रेवेन्यू के तौर पर आएगा। दीज एडजस्टमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स मार्केट चेंज इन ऑर्डर टू मेक इकोनॉमी फ्लेक्सिबल। इकोनॉमी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए भी हमें मार्केट में इस तरीके के चेंजेस बेसिकली करने पड़ते हैं। तो आप समझ में आ रहे हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या मतलब होता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे नेसेसरी स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज और इनकम को पैरेलल कर सके, बराबर कर सके, और जो हमारी बोरोइंग्स हैं, जो हमारे घाटे हैं, जो हमारे डेफिसिट्स हैं, उनको फुलफिल कर सके, उसी को बेसिकली आप क्या कहते हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो यहां बनता है वो ये है कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी। आप जरा सोच के देखिए, हम लोगों ने अपनी इंटायर पॉलिसीज को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया हुआ है। यानी एक पॉलिसी जो 1947 से लेके 1990 तक की पॉलिसी है और दूसरा 91 से लेके और 2020 तक की पॉलिसी है। 1991 में हमें क्यों लगा कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को चेंज करें और इसकी जगह पे हम एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी लेके आए। Why there is a need of the economic change? Why there is a need of the policy change in 1991? क्यों रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी? चेंजेस की जरूरत हमें 1991 में क्यों फील हुई? हमें इस चीज को समझना पड़ेगा और उन सारे रीजंस को हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से 1991 में हमारे सिस्टम के अंदर ये बदलाव बेसिकली किए गए। पहला रीजन था हाई फिस्कल डेफिसिट। अब मैंने आपको बताया कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है ये एक तरीके से आपकी क्या होता है, ये आपका बोरोइंग्स होता है। फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट इट इज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार जो पैसे बोरो करती है उसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये एक तरीके से आपका उधार होता है और हमारा जो ये उधार है ये डे बाय डे जो है वो क्या हो रहा था, ये बढ़ रहा था। सरकार का जो एक्सपेंडिचर था, सरकार का जो खर्चा था वो ज्यादा था और सरकार की जो इनकम थी, सरकार की जो रेवेन्यूज थी वो बेसिकली कम थी। अब देखिए जरा, फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, सरकार की जो बोरोइंग्स होती है उसी को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इट इंडिकेट्स पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि हमारी इकोनॉमी की जो हेल्थ है वो खराब है। इकोनॉमी की हेल्थ खराब होने का मतलब ये है कि इकोनॉमी का के अंदर जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट सफिशिएंट एज इट इज रिक्वायर्ड।
तो हमें पैसा उधार लेना पड़ रहा है, जो कि हमारे देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसको भी बढ़ाता है और ग्रोथ के प्रोसेस को कम करता है। कह रहे कि अगर आप इकोनॉमी को यह सोच के बढ़ाएं कि उधार ले लेके, यानी जितना ज्यादा पैसा आप उधार लेते चले जाएंगे, मनी सप्लाई, मनी का फ्लो इकोनॉमी के अंदर बढ़ता जाएगा। और आप जानते हैं कि जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ता है तो उससे महंगाई जो होती है सिस्टम के अंदर वो बढ़ जाती है और जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है वो बेसिकली रुक जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, 1981-82 में जो फिस्कल डेफिसिट था, जो उधार था, वो जीडीपी का 5.4% था। 5.4% ऑफ द जीडीपी वो जो था वो फिस्कल डेफिसिट का, जो कि 1990 तक आते आते ये ऑलमोस्ट डबल हो गया, 8.4% ऑफ दी हो गया। टोटल जीडीपी का, देश का जो जीडीपी है उस जीडीपी का 8.4% आपको उधार कर लेना पड़ रहा, और ये उधार बढ़ रहा था। 1981 और 82 के डेटा से अगर आप इस चीज का कंपैरिजन करेंगे तो पता लगेगा कि 1981-82 में 5.4% जीडीपी का हिस्सा आप उधार ले रहे थे, जो कि अगले 10 सालों में ये डबल हो गया और 5.4% की जगह 8.4% हो गया। यानी 5.4% से बढ़कर 8.4%, यानी 3% आपकी बोरोइंग्स प्रीवियस ईयर, मतलब जीडीपी से का 3% आपका जो बोरोइंग्स था वो बढ़ गया। तो अब सवाल यह उठता है कि सरकार के जो उधार है वो बढ़ते जा रहे थे, हमें इसको कम करना था। कम कैसे करें? क्योंकि हम तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा रिस्ट्रिक्टेड था। तो उस टाइम पे सरकार को यह रियलाइज हुआ कि नहीं, अब हम अपने इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसीज को अब हम चेंज करेंगे। हाई फिस्कल डेफिसिट is the first reason we make realize, or this fiscal deficit make realize us to change our economic policy. ये पहला रीजन है। दूसरा है BOP क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? आप जानते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड टोटल पेमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना पैसा आ रहा है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कितना पैसा हम पे करना पड़ रहा, उसका जो डिफरेंस है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। वो क्राइसिस में है, दैट वी हैव टू पे मोर अमाउंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड रिसीव्ड लेस अमाउंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो डिफरेंस है वो बीओपी क्राइसिस कहलाता है। देखिए क्या कह रहा है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीव्ड्स and total payments of a country on account of its economic transaction with the rest of the world. Economic transaction होता है monetary transaction। तो rest of the world के साथ जितने भी monetary transactions हो रहे हैं उनका अगर आप कंपेयर करेंगे तो पेमेंट आपका ज्यादा था और रिसिप्ट आपका कम था, वो क्राइसिस था। अगर मान लीजिए 10,000 करोड़ ज्यादा हमें पे करना पड़े तो वो 10,000 करोड़ कहां से आएगा? वो 10,000 करोड़ उधार लेना पड़ा। ठीक है, कह रहा है कि बाय एंड ऑफ द 1990 के अंत तक करंट अकाउंट डेफिसिट वाज माउंटिंग। करंट अकाउंट डेफिसिट वाज माउंटिंग। आपको याद हो मैक्रो में आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था, उसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आपने पढ़ा था। करंट अकाउंट में 3 ट्रांजैक्शंस हमने बताए थे आपको, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलैटरल रिसिप्ट्स एंड यूनिलैटरल पेमेंट। इसका जब आप बैलेंस करते हैं तो वो बैलेंस आपका घाटे में था। कब? 1990 तक। बोरोइंग वर कंसिस्टेंटली हाई। सरकार जो पैसे उधार ले रही थी वो लगातार बढ़ता जा रहा था। बोरोइंग्स वर कंसिस्टेंटली बेसिकली हाई और राइजिंग। 1980 में करंट अकाउंट डेफिसिट वाज हाई एज 2214 करोड़। कह रहा है कि 1980-81 में करंट अकाउंट का जो घाटा था वो 2214 करोड़ था, जो कि 1990-91 में बढ़कर 17,367 करोड़ हो गया। इट मींस द करंट डेफिसिट हैज सब्सटेंशियली इंक्रीज फ्रॉम 2214 करोड़ in 1980
1980 में 2214 करोड़ का डेफिसिट था और 1990 में बढ़ते बढ़ते ये 17,367 करोड़ हो गया, तो 2000 करोड़ से बढ़कर 17,000 करोड़ पे चला गया। यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ डेफिसिट इन करेंट अकाउंट। Borrowings from rest of the world were 12% of the GDP in 1981। 1980-81 में जीडीपी का 12% हिस्सा आप उधार लेते थे। 1990 तक आते आते ये 23% हो गया। Are you getting it? The borrowings by the government has been increasing. The trade was in the deficit. The balance of payment was in the crisis. Current account is in the deficit। क्या था ये वो एरा था जिस एरा को सबसे एक तरीके से टाइट एरा कह सकते हैं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमी पूरी क्राइसिस में थी। समझ आ रही बात? अगला रीजन देखिए, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज का पैसा कहां से आता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आता है। जब आप सामान दूसरी कंट्रीज में बेचते हैं तो उसके बदले में फॉरेन रिजर्व्स आता है। लेकिन 1990 से पहले आवर फॉरेन ट्रेड वाज वेरी रेस्ट्रिक्टेड। ट्रेड तो हमारा बहुत रेस्ट्रिक्टेड था। ट्रेड हम बड़े लेवल पे नहीं कर रहे थे, तो विदेशों से जो पैसा आ रहा था, जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व था, वो भी कम हो रहा था। देखिए, इन 1991 में India's foreign exchange reserves fell to such low level that there were not enough to pay for import bill even for 10 days। कह रहा कि 1990 तक आते आते हमारा जो एक्सचेंज रिजर्व था, सरकार के पास जो एक्सचेंज रिजर्व था, वो इतना कम था कि हमारे देश को चलाने के लिए, इंपोर्ट बिल पे करने के लिए 10 दिन से ज्यादा का पैसा नहीं था। We do not have foreign exchange reserve to pay our import bill even for more than 10 days। 10 दिन से ज्यादा का नहीं था। Forex reserve that were 8,151 करोड़ in 1986-87। 1986-87 में जो रिजर्व था फॉरेन करेंसीज का, वो 8,151 करोड़ का था, जो कि 1989-90 तक आते आते 6,252 करोड़ हो गया। 8,000 करोड़ से घटकर 6,000 करोड़। इट मींस इट इज बीन डिक्रीजिंग। सरकार के पास पैसा ही नहीं था। सवाल यह उठता है कि जब सरकार के पास पैसा नहीं था तो फिर उस केस में सरकार इकोनॉमी को, देश को कैसे चलाएगी? देखिए, this situation becomes so serious that the government had to mortgage gold reserve with the World Bank to discharge its debt obligations। अब कह रहा है कि सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि सरकार को वर्ल्ड बैंक के पास सोना उधार रखना पड़ा, ताकि जो पैसा हमने वर्ल्ड बैंक से उधार लिए हैं, हम उन उधार को पूरा कर सके। उसके बदले में हमने अपने सोना दे दिया उनको। मतलब आप समझिए कि ये वो दौर था जिस दौर में सरकार का जो खजाना था वो खाली हो चुका था। सरकार के पास पैसे बिल्कुल नहीं बचे थे। 10 दिन से ज्यादा इंपोर्ट बिल पे करने का पैसा हमारे पास नहीं था। सोना जो रिजर्व में हमने रखा हुआ था वो वर्ल्ड बैंक को देना पड़ा, क्योंकि पुराना उधार पूरा नहीं कर पा रहे थे। और उस टाइम देश के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। बाद में जाके प्रधानमंत्री भी बने। वो मनमोहन सिंह के सामने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ही हैज टू टेक केयर ऑफ द फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के खर्चे का ख्याल उनका था, जिम्मेदारी उनकी थी। मनमोहन सिंह के सामने यह बड़ा चैलेंज था कि अब इन सरकार के इस खर्चे को हम कैसे मैनेज करें। तो वर्ल्ड बैंक के पास, आईएमएफ के पास, यूएसए के पास और तमाम वो कंट्रीज जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग थी, उन सब से पैसे उधार लेने की बात की गई। वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार लेने की बात की गई, आईएमएफ से पैसा उधार लेने की बात की गई। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जी हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, हमारी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, और अगर आप उन रिकमेंडेशन को मानेंगे तो हम आपको पैसा उधार देंगे। क्या था रिकमेंडेशन?
रिकमेंडेशन था कि जो रेस्ट्रिक्शंस आपने अपनी इकोनॉमी पे लगाया हुआ है उसको रिमूव करिए, जो ट्रेड पे पाबंदी लगाई हुई है उसको हटाइए, विदेशी फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने देश में अलाउ करिए, यूएसए की कंपनी को, बाकी दूसरी दुनिया की कंपनियों को इंडिया में अपने ब्रांचेस लगाने की परमिशन दीजिए, तब जाके आपके इकोनॉमी की हालत सुधरेगी। दीज रिकमेंडेशन वाज गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मनमोहन सिंह उस टाइम पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए हुए थे, ठीक है, और उनका जो पीएचडी था वो इसी पर था, यही उन्होंने रिसर्च में बेसिकली उन्होंने इसी पे रिसर्च किया था कि जो इस तरीके की जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, उनको किस तरीके से उनके ग्रोथ रोड को चैनलाइज किया जाए, इस पे उनका बेसिकली काम था। एलपीजी की जो पूरी पॉलिसीज थी वो उनके रिसर्च का हिस्सा था, जिसको उन्होंने इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट किया, ठीक है। और क्या रीजन था हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करने की? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, महंगाई। कह रहे कि 1991 तक आते आते जो महंगाई थी वो काफी बढ़ चुकी थी, और जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ रही थी हमारी बोरोइंग्स की वजह से। जितना ज्यादा हम पैसा उधार लेते थे, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ रही थी, और मनी सप्लाई महंगाई को बढ़ा रही थी। क्या कह रहा? प्रायर टू 1991, despite good monsoon for 3 consecutive years, there was inflationary spiral in the country। कह रहा 1991 से पहले 3 साल लगातार अच्छा मॉनसून था, अच्छी बारिश हो रही थी, पैदावार अच्छा हुआ था, फसल अच्छा हुआ था, उसके बावजूद भी महंगाई थी। Inflation was triggered by a rapid increase in money supply by borrowings। सरकार जितना ज्यादा पैसे उधार ले रही थी, उस उधार की वजह से मनी सप्लाई बढ़ रहा था, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ट्रिगर्ड हो रहा था, बढ़ रहा था। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से, इकोनॉमिक क्राइसिस डिपेंड्स फ्रॉम बैड टू वर्स। कह रहा कि इस महंगाई के बढ़ने की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो खराब नहीं रहा, दैट वाज नॉट बैड, दैट बिकम वर्स, बुरे हालत में पहुंच गया। महंगाई, जाहिर सी बात है, महंगाई बढ़ने का एक और रीजन था, देयर इज नो फॉरेन कंपटीशन, सो देयर इज वेरी लेस कंपटीशन इन द इकोनॉमी, दैट इज द मोनोपोली इकोनॉमी। और जो मोनोपोली इकोनॉमी होता है वहां महंगाई होती है। तो महंगाई के बढ़ने की वजह से भी हमें लगा कि नहीं, हमें अब अपनी जो पॉलिसीज है उसको चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? और क्या रीजन था? पुअर परफॉर्मेंस ऑफ PSUs, पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स। हमारे जो PSUs थे, पब्लिक सेक्टर की जितनी कंपनीज थी, उनका जो परफॉर्मेंस था वो बेसिकली खराब होता जा रहा था। क्यों खराब हो रहा था? बिकॉज ऑफ द करप्शन। ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, उनके अंदर करप्शन बहुत तेजी से फैल रहा था, लिंकेजेस थे, देयर इज द पिल्फरेजेस। समझ रहे आप इस बात को? तो कह रहा कि हमारी पब्लिक सेक्टर जो थी, वो पब्लिक सेक्टर जिसमें हमने 1000 करोड़ रुपीस हम लोगों ने इन्वेस्ट किए थे, और वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ द करप्शंस, बिकॉज ऑफ द लिंकेजेस। सो मेनी इश्यूज आर देयर विद दिस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। कह रहा है कि several thousand crores of rupees were invested in the growth and development of PSUs in India। 17 इंडस्ट्रीज दिया था पब्लिक सेक्टर्स को हम लोगों ने। IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के जरिए के तहत अगर आप देखेंगे तो 17 इंडस्ट्रीज वर अलॉटेड टू द पब्लिक सेक्टर्स, और उन 17 इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पे हम लोगों ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। और बाद में क्या पता लगा कि मोस्ट ऑफ दीज टर्न आउट टू बी ब्रीडिंग सेंटर ऑफ करप्शन। उनमें से ज्यादातर इंडस्ट्रीज करप्शन का गढ़ बन गए, और इट लेड टू ह्यूज लॉस, और वो नुकसान में चलेगा। इनकम नहीं आ रहा था, रेवेन्यू नहीं आ रहा था, खर्चा हो रहा था उन पे, परफॉर्मेंसेस उनकी खराब हो रही थी।
तो हमें क्या लगा, हमें लगा कि नहीं, अब ये टाइम आ चुका है जब हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करें। तो इस वजह से भी हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज किया। तमाम रीजंस हमने देखे। फिस्कल डेफिसिट हाई था, करंट अकाउंट डेफिसिट था, बोरोइंग्स बढ़ रहे थे आपके सरकार की, ट्रेड आपके घाटे में चल रहा था, पब्लिक सेक्टर्स को नुकसान हो रहे थे, फॉरेन रिजर्व खत्म हो चुका था। ये तमाम डिफिकल्टीज थी जिसकी वजह से हमें लगा कि नहीं, अब हम अपनी पॉलिसीज को चेंज करेंगे, और इसी वजह से पॉलिसीज चेंज की गई। सो इन वजहों से हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बेसिकली चेंज की। ठीक है, एक और रीजन था इराक वॉर। इसी 1990s के दौर में इराक वॉर हुआ था, और उस इराक वॉर में बहुत सारे ऐसे ऑयल के कुएं होते थे इराक के अंदर जिसमें आग लगा दिए गए थे, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही थी, इंपोर्ट बिल बढ़ रहा था। वो भी एक उसमें एक रीजन में आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं इराक वॉर की वजह से भी, जिसको आप गल्फ क्राइसिस कहते हैं। तो गल्फ क्राइसिस भी एक रीजन उस टाइम का हो सकता है, गल्फ क्राइसिस ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ा, अपनी पॉलिसीज को बेसिकली चेंज करनी पड़ी। तो बहरहाल आप ये समझ रहे हैं कि हमारे पास वो कौन कौन सी ऐसे रीजंस थे, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करना पड़ा। ठीक है, रीजंस फॉर इंप्लीमेंटिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के क्या रीजंस थे? पहला, देयर वर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये मैंने आपको बता दिया। द स्कोप ऑफ प्राइवेट सेक्टर वॉज लिमिटेड, ये आप जानते हैं कि इंडस्ट्रीज का जो बंटवारा किया गया था उसमें से 17 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर को अलॉट किया गया था और 12 इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर को अलॉट किया गया था। तो प्राइवेट सेक्टर वॉज वेरी लिमिटेड, द स्कोप फॉर प्राइवेट सेक्टर वॉज लिमिटेड। देयर वर सडन फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आप जानते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत इस वजह से भी पड़ी क्योंकि हमारे पास एक्सचेंज रिजर्व नहीं था, फॉल हो गया था। देयर वर मोर एक्सपेंडिचर दैन इनकमिंग, जो सरकार की इनकम थी उससे ज्यादा सरकार के खर्च थे, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई था, बोरोइंग्स हाई थे, इसकी वजह से भी चेंज करना पड़ा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स वर नॉट इनकरेज बाय द गवर्नमेंट, हमारे जो सरकार थी वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को बिल्कुल इनकरेज नहीं करती थी, बिल्कुल अलाउ नहीं करती थी, बैन लगा रखा था, उनको परमिट नहीं था। तो अब शायद ये वक्त आ चुका था कि ये सारे चेंजेस अब हम करें। तो ये रीजन है जिसकी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली अपनाया गया। अब क्या है ये रिफॉर्म्स? 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मेन फीचर्स क्या हैं? इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में मैं शुरू में भी बात कर चुका हूं, 3 रिफॉर्म्स के बारे में बात किया जाएगा। एक है लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। सो वी आर सपोज टू टॉक अबाउट द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, बात करते हैं लिबरलाइजेशन से। लिबरलाइजेशन टर्म जो बना है ये लिबरल से बना। लिबरल का मतलब होता है अनरेस्ट्रिक्टेड, फ्री, छूट। तो लिबरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें हमारे ट्रेड के ऊपर, हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितने बैरियर्स लगाए गए थे, जितनी पाबंदियां लगाई गई थी, उन बैरियर्स, उन पाबंदियों को रिमूव कर देना, उनको हटा देना ही लिबरलाइजेशन कहलाता है। सो क्या है? लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी मींस फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इंपोज बाय द गवर्नमेंट। सरकार की तरफ से कोई भी फिजिकल या जो भी डायरेक्ट कंट्रोल प्रोड्यूसिंग यूनिट पे लगाया गया था उसको हटा देना, उसको फ्री कर देना ही लिबरलाइजेशन कहलाता है। यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रिमूविंग ऑल द बैरियर्स फ्रॉम ट्रेड इज नोन एज लिबरलाइजेशन। जितने भी ट्रेड के ऊपर बैरियर्स हैं, पाबंदियां हैं, उनको हटाना ही लिबरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, वाई लिबरलाइजेशन? अब ये सवाल बनता है कि हमें क्यों अपने ट्रेड के ऊपर से बैरियर्स हटाने चाहिए, हमें क्यों
प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को फ्रीडम देनी चाहिए। क्या वजह है? देखिए 1991 से पहले गवर्नमेंट हैड इम्पोज सेवरल टाइप ऑफ कंट्रोल्स ऑन प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उनको कंट्रोल करने के लिए लाइसेंसिंग, परमिशंस वगैरह की प्रोविजन सरकार ने बेसिकली की हुई थी। तो तमाम तरह के कंट्रोल्स उन प्राइवेट सेक्टर पे लगाया गया था 1991 से पहले। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम, प्राइस कंट्रोल, restrictions on investment by big business houses were imposed prior to 1991 से पहले इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की व्यवस्था थी। बिना लाइसेंस के कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगाया जा सकता था। कीमतों पर कंट्रोल था सरकार का। नए इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस हाउसेस थे उनके द्वारा नए बिजनेस इन्वेस्टमेंट पर कोई पाबंदियां थी, इंपोजिशन थे कि आप नहीं कर सकते हैं, ये सब था। इट वॉज एक्सपीरियंस्ड बाय द गवर्नमेंट that several shortcoming has emerged in the economy on the account of these controls। कह रहा कि सरकार ने ये एक्सपीरियंस किया कि इन कंट्रोल की वजह से तमाम नुकसानात है, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स है, तमाम तरह की शॉर्टकमिंग्स है। These controls had given rise to corruption, undue delay and inefficiency। कह रहा कि इन कंट्रोल की वजह से पता लगा करप्शन बढ़ रहा है। बिना पैसे दिए लाइसेंस नहीं मिलेगा तो करप्शन ही तो है वो। डिलेज हो रहे हैं चीजें, इनएफिशिएंसी बढ़ रही है पब्लिक सेक्टर्स की। सो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज फॉलन शार्पली एंड हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम केम इनटू बीइंग। कह रहा है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ था वो बेसिकली घट रहा था और जो इकोनॉमिक सिस्टम जो थी वो दिन पे दिन वो महंगी होती जा रही थी। तो अब हमें लगा कि नहीं, we need to remove these barriers, we need to liberalize the economy, we need to finish all these restrictions from the economy। तो इस वजह से लिबरलाइजेशन करना पड़ा। क्या लिबरलाइजेशन समझ लीजिए। फ्री फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इन द वे ऑफ ट्रेड इज नोन एज लिबरलाइजेशन। ट्रेड में जितने बैरियर्स थी उनको खत्म कर देना ही लिबरलाइजेशन है। बिफोर 1991 देयर वर सम कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर कुछ सरकार द्वारा कंट्रोल थे। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम था, इंपोर्ट पे लाइसेंसिंग था और इन्वेस्टमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस था। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अब रिफॉर्म्स क्या हुए, लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या सुधार किए गए, इसको 4 हेडिंग्स में देख सकते हैं। एक हमारा है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिस्कल रिफॉर्म्स और ट्रेड रिफॉर्म्स। 4 रिफॉर्म्स हैं। तो एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। इंडस्ट्रीज में क्या रिफॉर्म्स हुआ, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुआ, फिस्कल रिफॉर्म्स क्या हुआ और ट्रेड सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुए, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की। क्या सुधार हुए इंडस्ट्रीज में? सबसे पहला सुधार, एबोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जो इंडस्ट्रीज में लाइसेंसिंग का प्रोसीजर था, बिना लाइसेंस का कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं हो सकती थी, हम लोगों ने सबसे पहले उसको एबॉलिश किया, उसको खत्म किया। इन जुलाई 1991 a new industrial policy was announced. It abolished the requirement of licensing except for 5 industries। 5 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी इंडस्ट्रीज में लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो 5 इंडस्ट्रीज कौन सी थी? लिकर, बिना लाइसेंस के नहीं बना सकते, बेच सकते। सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड डेंजरस केमिकल्स। ये 5 वो एरिया थे जिन एरिया में आपको लाइसेंस की जरूरत थी। बाकी इनके अलावा जितने भी एरिया ऑफ प्रोडक्शन थे उनमें लाइसेंस की जरूरत को खत्म कर दिया गया, abolish कर दिया गया। अब लाइसेंस इज नो मोर रिक्वायर्ड, नाउ यू कैन एंटर इनटू दैट इंडस्ट्री विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। दिस इज द फर्स्ट चेंजेस इन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को कम करना। दूसरा सुधार क्या हुआ? पब्लिक सेक्टर को रिड्यूस किया गया। 1956 के इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन के बेसिस पे 17 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर को दी गई थी। 1991 में 17 में से
कितनी इंडस्ट्रीज बेची गई? 9 इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। सो अंडर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 टू 8। 17 से कम होकर कितनी हो गई? 8 हो गई। और बाद में उसको भी कम कर दिया गया। बाद में द नंबर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वाज रिड्यूस्ड मेरली टू 2। सिर्फ एटॉमिक एनर्जीज और रेलवे ही अब बचा है हमारे पास। एटॉमिक एनर्जी और रेलवे आर ओनली 2 एरियाज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, और उसमें रेलवे का प्राइवेटाइजेशन भी शुरू हो गया। अभी हाल में आपने सुना होगा कि 100 से ज्यादा रेलवे मोदी सरकार ने बेच दिए, प्राइवेट को दे दिया। तो ये बेसिकली पब्लिक सेक्टर की जो परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से दूसरा रिफॉर्म्स ये किया गया कि जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज थी उनको बेच दिया गया। ठीक है। तीसरा, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। जो एरिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व थे उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ही रिजर्व रखा, उसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अलाउ नहीं किए गए। मेनी प्रोडक्शन एरियाज विच वर रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डी रिजर्व्ड। जो एरिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व थे उनको डी रिजर्व किया गया। फोर्सेस ऑफ मार्केट वर अलाउड टू डिटरमाइन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और उसमें मार्केट फोर्सेस को अलाउ किया गया कि रिसोर्सेज को वो खुद तय करें। द मार्केट विल डिसाइड कि आप किस में कौन सी जगह पे किन चीजों का प्रोडक्शन करेंगे, उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन एरियाज था उसको डी रिजर्व बेसिकली किया गया। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। आपको याद हो 1956 के इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन पॉलिसी जो थी, आईपीआर जो था, उसके हिसाब से जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री थी उसकी एक्सपेंशन भी बिना लाइसेंस, बिना गवर्नमेंट के परमिशन के पॉसिबल नहीं था। प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज रेस्ट्रिक्टेड by the government of India, but in 1991 इस basically reforms के अंदर हम लोगों ने प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंशन का जो पार्ट था वो हमने अलाउ कर दिया। Now you can expand your industry. Earlier production capacity was linked with licensing. Licensing के साथ ही कैपेसिटी को बढ़ा सकते थे। Now freedom from licensing implied freedom from capacity constraint. अब licensing को जब हमने हटाया तो इसका मतलब अब कैपेसिटी पे कोई कांस्टेंट नहीं है, आप अपनी इंडस्ट्री को कितना भी एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक रिफॉर्म्स हुआ। फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। जो भी मशीनरी था, जो भी प्लांट था, जो टेक्नोलॉजी थे, जो कैपिटल गुड्स था, उसके इंपोर्ट पे पाबंदी थी 1991 से पहले। बिफोर 1991 यू वर नॉट अलाउड टू इंपोर्ट दीज कैपिटल गुड्स, बट in these reforms we give freedom to all the industrialists or the people of country that you can import any capital goods from any countries. So freedom for the industrialists to import capital goods with a view to upgrade their technology, ताकि आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकें। Permission was no longer required from the government to enter into the international agreement for import of technology. अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, कोई भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से किसी भी कंट्रीज के साथ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें सरकार के परमिशन की जरूरत नहीं थी। नाउ यू कैन इंपोर्ट एनी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, देयर इज नो नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो उसकी भी परमिशन की फ्रीडम सरकार द्वारा दी गई। ये भी एक इंडस्ट्रीज में रिफॉर्म्स हुआ। समझ में आया इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या क्या हुआ? ठीक है, लाइसेंसिंग का सिस्टम हमने खत्म कर दिया, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स थे उनको कम कर दिया। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन एरियाज को डी रिजर्व कर दिया। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया हमने? इसके अलावा डी रिजर्व किया, इसके अलावा प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट को हमने फ्री कर दिया, अब आप कर सकते हैं। ये सब दीज ऑल आर द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स दैट इज बीन डन इन 1991। ठीक है, दूसरा रिफॉर्म्स देखते हैं जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जिसमें जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इस तरीके के बैंकिंग सेक्टर्स हैं, उनमें क्या रिफॉर्म्स किया गया ये भी देखिए।
बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में सबसे पहली चीज क्या किया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो पहले एक रेगुलेटर हुआ करता था, रेगुलेट करता था, मार्केट का इंटरेस्ट भी वही तय करता था, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमने एक रेगुलेटर के बजाय उसको एक फैसिलिटेटर बना दिया। क्या कह रहा? लिबरलाइजेशन इंप्लाइड अ सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। अब वो रेगुलेट नहीं करेगा, वो फैसिलिटेट करेगा। आरबीआई विल डिसाइड ओनली बैंक रेट, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंकों को लोन देता है वो रेट तो आरबीआई तय करेगा, लेकिन जो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कमर्शियल बैंक तय करेगा। यानी जिस रेट पे हम पैसा उधार लेंगे वो आरबीआई तय नहीं करेगा, वो बैंक खुद तय करेगा। पहले कौन तय करता था? पहले आरबीआई तय करता था। 1991 के बाद बोला गया कि नहीं, नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिटरमाइन बाय द बैंक, आरबीआई विल डिटरमाइन ओनली द बैंक रेट। सो आरबीआई विल डिसाइड ओनली बैंक रेट एंड लीव कमर्शियल बैंक्स टू डिसाइड देयर इंटरेस्ट रेट, कंपटीशन क्रिएट करने के लिए। ड्यू टू दिस ड्रामेटिकली चेंज द बैंकिंग सेक्टर ऑफ द कंट्री हैड एक्सपैंडेड अ लॉट। कह रहा कि इसमें चेंजेस की वजह से हमारा जो बैंकिंग सेक्टर था वो काफी एक्सपैंड हुआ। इट ऑल्सो अलाउड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन मनी मार्केट, इन इंडियन मनी मार्केट और मनी इन इंडियन मार्केट। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब होगा कि अब विदेशी इन्वेस्टर्स को अलाउ कर दिया गया कि आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? फाइनेंशियल्स में हमने सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बना दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा गया कि आप सिर्फ बैंक रेट तय करिए और कमर्शियल बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद तय करेंगे। इस चेंजेस की वजह से बैंकिंग सेक्टर काफी एक्सपैंड हुआ। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी अलाउ किया गया, जिससे विदेशी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में आने लगा और जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर और बड़े लेवल पे एक्सपैंड हुआ। ठीक है, अब है फिस्कल रिफॉर्म्स। हमने देखा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, हमने देखा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म्स भी देख लीजिए। फिस्कल रिफॉर्म्स जो है वो सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेट करता है। लिबरलाइजेशन से पहले द टैक्सेस वर वेरी हाई एंड दिस इनकरेज टैक्स इवेजन बाय द पीपल। कह रहा है कि पहले लिबरलाइजेशन से पहले टैक्सेस बहुत ज्यादा होते थे, जिसकी वजह से लोग टैक्स चोरी करते थे। सरकार ने क्या किया? लिबरलाइजेशन के बाद टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया। जो मल्टीपल टैक्स, ये माना जाता था कि इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा तरह के टैक्सेस इंपोज करती है, सरकार ने उसको रिड्यूस किया। और आपने देखा ज्यादातर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको जीएसटी के अंदर लेके आ गई सरकार, तो जो टैक्स का जो कॉम्प्लिकेशंस था उसको भी रिड्यूस कर दिया। ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ पेइंग टैक्सेस वो सिंप्लीफाइड। अब आसान बना दिया गया टैक्स पे करना, जो कि बहुत मुश्किल हुआ करता था। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट वाज रिड्यूस। सरकार के वो खर्चे जो प्लान नहीं होते थे, सरकार ने उन सबको कम कर दिया। तो सरकार टैक्सेस को कम की, सरकार टैक्स को सिंप्लीफाई की, सरकार टैक्सेस के नेचर को रिड्यूस करके उसको जीएसटी के फॉर्म में लेके आई, और इसके अलावा सरकार के जो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर थे, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर थे, उसको भी सरकार ने रिड्यूस किया। ये था आपका फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स। उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स, चौथा और आखिरी रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन के अंदर, जिसमें दो चीजें आती हैं, एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड। क्या रिफॉर्म्स हुए देखिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात कर लीजिए। पहले 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? इंडियन रुपीस का डिवैल्यूएशन किया, अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर दी, जिसकी वजह से फॉरेन कंट्रीज के लिए हमारे गुड्स सस्ते हो गए, और जब हमारे गुड्स सस्ते हो गए तो उन लोगों ने हमारे गुड्स को ज्यादा खरीदना शुरू किया। तो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीस इंप्लाइड फॉरेन कंट्रीज टू बाय मोर इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज, दे प्रोवाइडेड गुड फ्लो ऑफ ट्रेड। अब जब सस्ते हो गए चीजें तो वो लोग ज्यादा खरीदने लगे, तो गुड्स का जो फ्लो है, फ्लो ऑफ गुड्स जो है वो बेसिकली बढ़ गया। और एट प्रेजेंटली एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। अब आज के रेट में जो रेट ऑफ एक्सचेंज है
उसमें हमने चेंज कर दिया है। जो फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज पर अब हम काम नहीं करते हैं, जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो पूरी तरीके से मार्केट के डिमांड एंड मार्केट की सप्लाई के बेसिस पे तय किया जाता है। तो एक्सटर्नल सेक्टर में यानी फॉरेन एक्सचेंज में हम लोगों ने क्या चेंजेस किए कि हमने इंडियन रुपीस का डिवैल्यूएशन किया, जिसकी वजह से डोमेस्टिक गुड्स की प्राइसेस कम हो गए और इंटरनेशनल डिमांड हमारे गुड्स का एक्सपैंड हुआ। ये सारी चीजें हम लोगों ने इसके अंदर बेसिकली की है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक्सटर्नल सेक्टर में मैंने आपको दो चीजों के बारे में बात की थी, एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज, और दूसरा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में क्या हुआ, एबोलिशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, लाइसेंस का जो प्रोसीजर था वो पूरा खत्म हो गया एक्सेप्ट 5 इंडस्ट्रीज, 5 चीजों को छोड़कर बाकी में लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। क्वांटिटी पे जो रेस्ट्रिक्शंस था उसको भी हटा दिया। जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें क्वांटिटी पर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता था कि उस लिमिट से ज्यादा आप खरीद बेच नहीं सकते, उसको भी हटाया गया। टैरिफ को मॉडरेट किया गया, जो टैक्सेस थे जो बहुत हाई होते थे उनको थोड़ा कम किया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटीज को विड्रॉ कर लिया गया, यानी जो सामान विदेशों में आप बेचते थे उसके ऊपर जो टैक्सेस लगता था उसको हटा लिया गया, जो कि इनकरेज करेगा कि आप बेसिकली ट्रेड ज्यादा करें। तो आप देखिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज में भी काफी सुधार आपको देखने को मिला। लाइसेंसिंग खत्म किया गया, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस विड्रॉ हुए, टैरिफ को कम किया गया, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को पूरी तरीके से विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, अब लिबरलाइजेशन करने के फायदे क्या हुए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म हो गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, लाइसेंसिंग नहीं है तो कोई भी आ सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। फॉरेन का जो एक्सचेंज रिजर्व था जो 1991 में सिर्फ 10 दिन तक का बचा था, अब जब आपने विदेशी कंपनियों को अलाउ किया, ट्रेड किया, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आने लगा आपके देश के अंदर, तो रिजर्व बढ़ गया। इंक्रीज इन कंजम्पशन ओवर प्राइस, हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न था वो भी चेंज हुआ, तमाम वैरायटी हमने कंज्यूम करना शुरू किया। करप्शन खत्म हुआ और चेक ऑन करप्शन, चाहिए 2 बार हो गया, तो करप्शन हम लोगों ने बेसिकली खत्म किया। ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस पे आइए। लिबरलाइजेशन के नुकसान क्या हुए, बेरोजगारी बढ़ी देश के अंदर, डोमेस्टिक यूनिट्स लॉस हो गए। जब आपने विदेशी कंपटीशन अलाउ कर दिया, विदेशी इन्वेस्टर्स इंडिया में आने लगे, तो वो इंडस्ट्रीज जो इंडिया में सरवाइव कर रही थी, जो कॉम्पिटिट नहीं कर पा रही थी, वो लोग खत्म हो गई। डिपेंडेंस बढ़ गया दूसरी कंट्रीज के ऊपर। जब आप विदेशी सामान खरीदना शुरू कर देते हैं, विदेशी प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नकार देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको अलाउ करता है कि नाउ यू स्टार्ट एक तरीके से मोर डिपेंडेंस अपॉन द फॉरेन कंट्रीज। तो आप दूसरी कंट्रीज के ऊपर आपका डिपेंडेंस बढ़ता जाता है। डेवलपमेंट आपका अनबैलेंस्ड हो गया। अनबैलेंस कैसे, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इनको आपने शहरों में तो अलाउ किया, एक्सपैंड किया, लेकिन गांव में आपने इसका एक्सपेंशन नहीं हुआ, तो जो डेवलपमेंट हुआ वो सिर्फ शहरों तक ही रहा, गांवों तक इसका डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिला। समझ में आ रही बात। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया तो उस लिबरलाइजेशन के बहुत मेरिट्स भी हुए, बहुत डीमेरिट्स भी हुए, कुछ फायदे भी हुए, कुछ नुकसान भी हुए। अब ज्यादा फायदा हुआ या ज्यादा नुकसान हुआ यह तय कर पाना थोड़ा सा बेसिकली मुश्किल है, लेकिन अभी तक की चीजों में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस की। पहली तो ये कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों लगा कि हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करें, उसके रीजंस हमने फाइंड आउट किए। फिर हमने कहा कि हमने जो चेंजेस किए एलपीजी पॉलिसीज में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसमें लिबरलाइजेशन की बात की हमने कि लिबरलाइजेशन में हमने क्या क्या रिफॉर्म्स किए, जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या हुआ, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या हुआ, फिस्कल रिफॉर्म्स में क्या हुआ, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में आपके इंटरनेशनल ट्रेड में या फॉरेन एक्सचेंज में क्या रिफॉर्म्स हुए, ये हमने पढ़ा। फिर इस लिबरलाइजेशन की वजह से क्या फायदे हुए, क्या एडवांटेजेस हुए, हमने उसके बारे में बात की कि एडवांटेजेस में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बढ़ गया, कंजम्पशन हमारा बढ़ गया, करप्शन कम हो गया, ये सब इसके एडवांटेजेस आपने पढ़े। फिर हमने देखा
कि सिर्फ एडवांटेजेस ही नहीं हैं, इसके साथ साथ कुछ नुकसान भी हुए। तो हमने डिसएडवांटेजेस भी देखा कि बेरोजगारी बढ़ गई, हमारे जो डोमेस्टिक यूनिट्स थे, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, जो फॉरेन कंपटीशन को नहीं सह पाए वो ख़त्म हो गए। फिर हमने देखा कि जो दूसरे नेशन से, फॉरेन नेशन से हमारी डिपेंडेंस उन पे बढ़ गई है। जैसे आज के डेट में आप ज़्यादातर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं। अगर चाइना ने वो सामान हमारे देश में बेचना बंद कर दिया तो आप ज़रा सोच सकते हैं कि हमारा सर्वाइवल कितना मुश्किल हो जाएगा। तो डिपेंडेंस दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर बढ़ गया, डेवलपमेंट बैलेंस नहीं हो पाया, हर एरिया, हर शहर, हर लोकेलिटी, हर रीजन बराबर का डेवलप नहीं हो पाया, कहीं पर डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, कहीं पर डेवलपमेंट कम हुआ। तो आई थिंक जो लिबरलाइजेशन का पूरा प्रोसेस है बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगली क्लास में हम ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बारे में बेसिकली बात करेंगे। तो इस क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे जिसमें हम ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। जितना मैंने पढ़ाया इसको बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।